नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। एग्जिट पोल की तैयारी है, लेकिन वह कुछ देर बाद। लेकिन उससे पहले सीट दर सीट क्या स्थिति होगी वह भी कुछ देर बाद। लेकिन जो जानकारी आ रही है, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी से बड़ी तादाद में वोटिंग हो रही है। 6 बजे तक का वक्त वहां पर वोटिंग के लिए। मालाबार के इलाके में जानकारी आई है कि कुछ बारिश हो रही है वहां पर, लेकिन 6:30 बजे तक वोटिंग हो सकती है। सबसे बड़ा एग्जिट पोल चूंकि हम दिखाने वाले हैं, और सीट दर सीट यानी हर सीट के अनुमान के लिए हर सीट तक ये टीम पहुंची है जो एग्जिट पोल किया गया है। और 5 राज्यों की 884 विधानसभा की जो सीटें हैं उसमें हर सीट पर ये एग्जिट पोल है। तमिलनाडु में वोटिंग खत्म हो चली है, केरल में भी 6 बजे तक का वक्त था जिसमें वोटिंग खत्म है, और पुडुचेरी में भी 2 राज्य पहले हो चुके हैं। लेकिन जो एग्जिट पोल का सिलसिला शुरू होगा वो 6:30 बजे से शुरू होगा। लेकिन चुनावी मौसम में कई खबरें एक के बाद एक। केरल में जो आया है, देखिए 70.35% वोट शाम 5 बजे तक का है, मतलब बहुत साफ है 75% पार करेगा। कमोवेश यही स्थिति तमिलनाडु की है। तमिलनाडु में 3 बजे तक 73.7% वोटिंग हुई थी, यानी 3 के बाद 5 तक आएगा, जो लगभग 72% के बारे में जानकारी आई है, और ये भी तकरीबन 80% तक पहुंचेगा। इस बार वोटिंग बहुत बड़ी तादाद में हुई है किसी भी राज्य में। देखिए पुडुचेरी में भी 4 बजे तक 71.08% वोटिंग हुई है पुडुचेरी में भी। तो हर राज्य की वोटिंग जो है वो 75% के ऊपर है। इससे पहले असम और बंगाल में भी कमोवेश यही स्थिति, वहां तो 80% पार की स्थिति थी। तो 5 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक जानकारी और दे दें। चूंकि चुनाव देश की धड़कन ही नहीं है, बल्कि राजनीतिक सत्ता का मिजाज भी है, और सोई हुई राजनीतिक जमीन जो खो देते हैं उसे पाने का तरीका भी होता है और बचाने का तरीका भी। तो इसमें एक जानकारी यह भी आ रही है कि गुजरात को लेकर एक रिपोर्ट बनाने की तैयारी थी जो पटेल आंदोलन के बाद से शुरू हुआ था, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। और उसमें कहा गया है चुनाव से पहले वहां कुर्सी बदल दीजिए, नहीं तो मुश्किल में आ जाइएगा। तो आनंदीबेन पटेल की कुर्सी डगमगा रही है। कौन नए मुख्यमंत्री वहां पर बनाए जाएंगे, किनकी अगुवाई में होगा, यह सब अभी कयास की बात है। लेकिन रिपोर्ट ने बता दिया है कि आनंदीबेन पटेल की अगुवाई में चुनाव जीतना मुश्किल होगा। 12 हमारे साथ चूंकि पूरी एक बड़ी फहरिस्त है, हमारे साथ हिंदुस्तान के प्रधान संपादक मौजूद हैं शशि शेखर जी, संजय जी हमारे साथ हैं, सफोलॉजिस्ट के तौर पर मौजूद हैं। हमारे साथ टी.आर. रामचंद्रन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। श्रीनिवासन जी हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुमेर भौमिक खास तौर से हमने कहा कलकत्ता में आज ना बैठिए, हमारे साथ ही बैठिए, क्योंकि बीजेपी की धड़कन जो है असम में ही जाके टिकी हुई है। दक्षिण का दरवाजा तो खुले ना खुले, लेकिन पूर्व का दरवाजा उत्तर पूर्व का दरवाजा खुल सकता है, इसके कहीं ना कहीं उसके भीतर है। क्या ये राजनीतिक तौर पर असम का दरवाजा अगर बीजेपी के लिए भौमिक साहब खुलता है, ये वाकई एक बड़ी उपलब्धि है मानी जाएगी, या बनाया जा रहा है, या लगता है कि नहीं अभी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां उस अनुकूल हुई नहीं है? देखिए, भाजपा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो लुक ईस्ट पॉलिसी को आगे लेने की कोशिश कर रहे हैं, भारत की विदेश नीति जो कि उत्तर पूर्व के होते हुए दक्षिण पूर्वी एशिया और शायद चीन का भी उसमें एक मैट्रिक्स में चीन भी है, ये जो विदेश नीति है, और इसको कामयाब करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि भाजपा उत्तर पूर्व का ऐसा कोई इम्पोर्टेंट स्टेट वहाँ अपना कब्ज़ा वो करें जिस बगैर उसका वो कर नहीं सकते हैं। क्यों, मैं आपको छोटा सा बताता हूँ। ट्रांस एशियन रेलवे इसको आगे लेने की कोशिश कर रहे हैं, मणिपुर के थ्रू जाएगा। मणिपुर में किसका सरकार है? कांग्रेस का। ये कांग्रेस और सरकार वहाँ और यहाँ भाजपा का सरकार। अब भाजपा की सरकार कह रहे हैं कि साहब आप वहाँ उग्रवादियों को कब्जे में नहीं ला रहे हो, इसलिए ये प्रोजेक्ट पीछे चल रहा है। वो लोग कह रहे हैं साहब हम कोशिश कर रहे हैं, ये जो गड़बड़ है। तो इसमें हम ये मानते हैं कि लुक ईस्ट पॉलिसी थ्रू नॉर्थ ईस्ट, इसको अगर कामयाब करना है तो भाजपा का सरकार जो है एक कोई वहाँ स्टेट, और असम सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है। इसका मतलब है कि हार गए तो कुछ नहीं होगा। हाँ, बीजेपी हार गई तो कुछ नहीं होगा। बीजेपी हार गई तो उसका असर बीजेपी में होगा। नरेंद्र मोदी अमित शाह के नेतृत्व में प्रश्न उठेगा, क्योंकि वहां असम ही एक ऐसा राज्य है, ये जितने राज्यों में चुनाव हुआ है जहां बीजेपी का एक, आप कह सकते हैं कि एक चांस है, अच्छा चांस है। बाकी सब जगह में, पश्चिम बंगाल में 5 सीट मिल जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। यानी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है बीजेपी का है कि नहीं, 2015 उनके लिए क्या रहा आप भी जानते हैं। एक आस असम से ही है या कहीं और भी आस है?
नहीं, देखिए, पहले भी हम लोगों ने कहा है कि असम में हम सरकार बनाने की स्थिति में हैं जी, और बंगाल, केरल, तमिलनाडु में एक मजबूत स्थिति हमारी दर्शेगी इस चुनाव में, ऐसी हमारी अपेक्षा है। लेकिन इस पूरे चुनाव में हमारे विरोधी भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि असम एक ऐसा स्टेट है जहां भारतीय जनता पार्टी का अपने दम पर हुकूमत सहयोगियों के साथ बन सकती है। तरुण गोगोई जी, किस हद तक आप सोच रहे हैं कि बीजेपी वहां आ सकती है, नहीं आ गौरव गोगोई जी। सॉरी, गौरव गोगोई। देखिए, असम में बीजेपी का अगर चांस है वो इसलिए है क्योंकि असम एक ऐसा राज्य है जहां का जो रीजनल पार्टी है, असम गण परिषद और AIUDF, ये दोनों दल दुर्बल हो गए हैं। अगर आप किसी और राज्य में देखें, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, वहां पे सारे जो रीजनल पार्टीज है वो मजबूत है। इसीलिए बीजेपी ना कांग्रेस के वोट जगह में आ चुकी है, ना वो किसी रीजनल पार्टी में। लेकिन रीजनल पार्टी असम में दुर्बल होने के कारण बीजेपी को एक खुला दरवाजा मिल गया है जिसका वो फायदा उठा पा रहे हैं। लेकिन अगर सरकार अगर होनी है तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि असम में कांग्रेस की सरकार रहेगी। पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी अपने अलायंस सहयोगी दल के साथ, और केरल में भी एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हमारा रहेगा। तमिलनाडु में हमारा पहले से ज्यादा इस बार सीट की संख्या बढ़ेगी। शशि शेखर जी, इनका अति आशावाद मुझे अच्छा लग रहा है और इस समय इनका कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए। लेकिन अभी चुनाव के परिणाम आने में थोड़ा समय है, तो मुझे लगता है इस पर हम मैं दादा की बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। जो आसाम की बात इन्होंने की थी, मुझे लगता है लुक ईस्ट पॉलिसी थोड़ी दूर की कौड़ी है। नरसिंह राव ने इसको शुरू किया था, उसके बाद लगातार बातें होती रही, और अगर होना होता तो इतने साल कांग्रेस की हुकूमत रही, वहाँ हर जगह उनकी हुकूमत थी, कर दिया होता उसको। लुक ईस्ट पॉलिसी में कोई एक कारक सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं है, बहुत छोटा कारक है वो। लेकिन असम इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर भाजपा को संजीवनी मिलती है, अभी 2 चुनावों में उनकी हार के बाद से लोगों ने इस तरह के सवाल उठाए कि जो हुकूमत है वो कुछ कमज़ोर पड़ी और संगठन थोड़ा कमज़ोर पड़ा है, तो इसका जवाब वो दे पाएंगे, उनको संजीवनी प्राप्त होगी। लेकिन बाकी स्टेट्स के इलेक्शन मेरी नज़र में इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं, यदि वहाँ पर कांग्रेस कुछ बेहतर करती है पहले से, तो 2019 का जो निशाना है उसमें वो यूपी और बिहार की कुछ कमियों को पूरा करने की स्थिति में आ सकते हैं। इसलिए मुझे बाकी इलेक्शन 2019 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं। अतुल कुमार अंजान जी, 2 मुद्दे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो मेथोडोलॉजी होती है एग्जिट पोल की, या कोई भी सेफोलॉजिस्ट जब उसके जहन में कुछ सवाल होते हैं, हम उससे पहले एक जवाब दे दीजिए संजय जी। जो मेथोडोलॉजी अपनाई जाती है वो गवर्नेंस और बेसिक मुद्दों के आधार पे होती है, या उस परसेप्शन के आधार पे होती है जो मुद्दे जनता को इफेक्ट नहीं कर रहे होते हैं लेकिन वातावरण में होते हैं? नहीं, मेथोडोलॉजी जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं वो मेथोडोलॉजी की बात होती है कि आप कितने कंस्टिट्यूएंसी में जाएंगे, किन लोगों का इंटरव्यू। सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, हेल्थ, या समाज को बांटा जा रहा है, साहब ये मुश्किल है। नहीं, एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे अगर होगा तो आप तमाम तरह के सवाल पूछेंगे। आप वोट किसको देना चाहते हैं, कौन से मुद्दे पे, किस बात से आपकी सरकार से नाराजगी है, या किसी दूसरी पार्टी की तरफ आप क्यों आकर्षित हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव मेथोडोलॉजी में हर तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सिर्फ 1-2 सवाल पूछ करके अगर आप सर्वे करना चाहेंगे तो शायद उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाती है। ओके, अब अतुल कुमार अंजान साहब ये बताइए कि जो मुद्दे हैं इन इलाकों के, कमोवेश हर जगह मुद्दे निकल कर आए हैं। स्वास्थ्य के हैं, शिक्षा के हैं, बिजली के हैं, पानी के हैं, सड़क के हैं, महंगाई के हैं, ब्लैक मनी के हैं। लेकिन इसके साथ बीजेपी चूंकि सेंटर में है तो एक और मुद्दा भी है, जिस मुद्दे को कांग्रेस और लेफ्ट लगातार आप लोग उठा रहे हैं। क्या ये मान लिया जाए कि इस चुनाव में वोटिंग पैटर्न इशू से हटकर उस परसेप्शन की दिशा में आप लोग ले जाने में सफल हुए हैं? चुनाव में वोटिंग पैटर्न इशू से हटकर उस परसेप्शन की दिशा में आप लोग ले जाने में सफल हुए हैं? पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, प्रश्न आपका चुनाव के पहले, एग्जिट पोल से पहले, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे इस चुनाव की प्रक्रिया में मैं स्वयं आसाम में था, बंगाल में था, केरला में था। लोग चर्चा कर रहे हैं कि देश कैसे चलेगा, लोग चर्चा कर रहे हैं आर्थिक स्थिति की क्या बदहाली हो गई है,
रोजगार की बात कही जा रही थी, रोजगार मिले नहीं, ये लोगों का जनरल एक समझदारी है, एक सामान्य थिंक है। मैं ये कह सकता हूं कि वामपंथी मोर्चे के लिए पश्चिम बंगाल का चुनाव और केरल का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और हम वहाँ पर केरल में तो वापसी की लड़ाई लड़ रहे हैं और बंगाल में हम एक अच्छे विकल्प के साथ क्या सत्ता में आ सकते हैं, इस सोच को भी जनता के सामने रख रहे हैं और उसके परिणाम बताएंगे, क्योंकि 82% का मतदान है और जनता इतना खामोश है। आपके लोग भी मानते होंगे। मैं समझता हूं कि जब जनता खामोश हो जाए और बोले नहीं और बहुत ज्यादा प्रतिशत मतदान का हो जाए तो समझ लीजिए कि एक परिवर्तन की भाषा लोग बोल रहे हैं, अपने को किसी के साथ वो जोड़ना नहीं चाहते। लेकिन एक मिनट आपने देखिए एक अच्छा सवाल उठा दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए, चूंकि वो देश की सत्ता में है। जी, आपने देखिए जो सवाल उठाया हम उस पर लौट रहे हैं। श्रीनिवासन जी, मसला ये है कि पार्टी सत्ता जो में केरल में, एक मिनट, केरल में चूंकि लेफ्ट और कांग्रेस अलग अलग है, आमने सामने खड़ी है और बंगाल में ये लोग एक साथ हैं, क्या इश्यूज का मिलना, या ये मान लिया जाए कि केरल और तमिलनाडु में तो चूंकि बीजेपी है नहीं और कांग्रेस और लेफ्ट में से ही उसको कहीं उस दृष्टि से देखना है कि दोनों अलग अलग ही रहे हैं, क्या दृष्टि रहती है वहां पर? देखिए, ये लेफ्ट का केरल में एक्चुअली इट्स अ फाइट ऑफ एग्जिस्टेंस। वो सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो उन्होंने माना कि हाँ, उनके लिए नहीं, उन्होंने कहा चेंज, हम लौटने की लड़ाई है। हाँ, तो वो लौटने की कोशिश कर रहे हैं। मगर यदि आप पूरा यदि ट्रेंड देखें तो या तो यूडीएफ, उसके बाद एलडीएफ, इस तरीके से बदल बदल कर अभी तक आते रहे हैं। इस बार बीजेपी के आने से थोड़ा सा एक आशा आ गया है या आशंका आ गई है लेफ्ट के मन में, या लेफ्ट के मन में ना आए लोगों के इसमें, कि शायद उनका वोट शायद कटे और उस कारण से शायद ऐसे वापसी ना हो पाई। ये अभी तो कयास लगाया जा रहा है। केरल में किसके लिए रुकावट है अगर लेफ्ट और कांग्रेस की लड़ाई है तो? लेफ्ट और कांग्रेस की लड़ाई, जाहिर है एलडीएफ और यूडीएफ है और बीजेपी बीच में इंटर कर गई है। जी, जो परसेंटेज ऑफ वोट बीजेपी का आएगा वो किसका वोट आएगा, कांग्रेस का आएगा या लेफ्ट का आएगा? हाँ, यही सवाल है, यही देखना है कि किस तरीके से होगा। मगर कहा यह जा रहा है क्योंकि माइनॉरिटीज़ जो हैं, जी, जो माइनॉरिटीज़ वोट जो हैं वो केरल में बहुत ज़्यादा हैं, वो 45% के ज़्यादा हैं, परसेंट के ज़्यादा हैं, और मेजॉरिटी वोट जो हैं वो 55% हैं। जो ये 55% है, ये एन ब्लॉक वोट नहीं करते हैं। उसमें एक कम्युनिटी है, यड़वा कम्युनिटी, जिसके 23% वोट्स हैं। अब क्या उनमें स्प्लिट होगा? क्योंकि अभी तक जो वोटिंग होती आ रही है वो होमोजीनियस वोटिंग ही है उधर। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि क्या अलग अलग वोट स्प्लिट होंगे। बीजेपी ने एक नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी है वहाँ पर। एक जो इंटरमीडिएट कास्ट हैं, बाकी जो पिछड़े जातियाँ हैं, उन लोगों का एक नया गोलबंद बनाने की उन्होंने कोशिश की है। क्या वो इसमें सक्सेसफुल हो पाते हैं, ये कह नहीं सकते। मगर कन्नौर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें आरएसएस और लेफ्ट पार्टीज के बीच में बहुत सालों से झगड़ा होते आ रहा है। बड़ा खूनी वायलेंस है वो तो। या आई थिंक शायद 80 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं जी। तो वहाँ पर उनकी कोशिश होगी कुछ न कुछ एंट्री करें। रामचंद्रन जी, अब इसके आगे का सवाल, 2014 में मोदी की लहर थी, बीजेपी का जो हम परसेंटेज ऑफ वोट 2014 में देखते हैं तो 2016 में एक सवाल हर जहन में है कि बंगाल में भी उसके जितने परसेंटेज ऑफ वोट थे, चाहे वो 17% वोट हो, असम में उसके पास जो वोट थे बीजेपी के पास 36% वोट थे, केरल में भी उसके पास 10% से ज़्यादा वोट थे। ये सब वोट कहाँ जाएंगे? क्या ये, क्योंकि वहाँ उस वक्त तो मोदी थे, इस वक्त तो ये लोग, असम को अगर छोड़ दीजिए तो बाकी जगहों के परसेंटेज ऑफ वोट बीजेपी के कहीं जाएंगे या बीजेपी का विस्तार हो जाएगा और आएंगे? अभी तक जो कुछ अंदाज मिला है वो तो यही है कि इन जगहों पे बीजेपी की वोट जो है वो घट रही है। तमिलनाडु में घटा है, केरला में हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा मिले, पर अगर उनको सीट मिल भी सकती है तो 1, 2, 3 सीट से ज़्यादा नहीं मिलेगी। बट जहाँ पर हायर वोटिंग हुई है और उनको उम्मीद है कि उससे कुछ वोट्स उनकी तरफ आ जाए, उसकी भी उनको ख्वाहिश है कि तमिलनाडु और केरला में ये होगा। ये और तमिलनाडु और केरला अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं नेशनल सीन में। हम ये ना भूलें प्रसून जी, सबसे बड़ी कोशिश मोदी साहब की जब से उन्होंने इलेक्शन जीता 2014 में, वो ये था कि जितनी भी राज्यों में इलेक्शंस होने वाली हैं उनको टॉप प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि हमारी जो माइनॉरिटी स्टेटस है राज्यसभा
उससे हम मार खा रहे हैं। जो हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना चाहते हैं वो हमसे हो नहीं रही। उसका सबसे बड़ा धक्का उनको 2015 में मिला। एक तो दिल्ली में हारे, बिहार में बहुत बुरी तरह हारे। आप इसको आगे ले जाइए, ये जो इलेक्शन आई है, अगर इनको कहीं पर कुछ फायदा होता है तो सिर्फ असम में दिखाई दे रहा है, और तो कहीं फायदा इनको दिखाई नहीं दे रहा। पे आ रहे थे। हाँ। नहीं, मैं कह रहा था कि ये 4 राज्यों में 5 राज्यों में बीजेपी का वोट गिरेगा या ऊपर उठेगा लोकसभा की तुलना में, ये तो हमें 19 को पता चलेगा। लेकिन अगर हिस्टोरिकली देखें, 6 राज्यों के चुनाव हुए हैं लोकसभा चुनाव के बाद, और बीजेपी का वोट 1% से लेकर 14% तक हर राज्य में कम हुआ है। चाहे वो महाराष्ट्र में सरकार बना पाए, झारखंड में सरकार बना पाए, तो कोई कारण मुझे दिखाई नहीं पड़ता कि किसी भी एक राज्य में, इन 5 राज्यों में बीजेपी का वोट लोकसभा के वोट से ऊपर जाएगा। हर राज्य में वोट गिरेगा। हम ये बतला दें कि जो वोटिंग आ रही है अलग अलग जगहों से, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, उसकी स्थिति एक दिखला देते हैं कितने परसेंटेज वोट वहां पर हुए हैं। तकरीबन 70% से ज़्यादा वोटिंग हर जगह हो रही है। और ये तीनों राज्यों में जो आज बम्पर वोटिंग की ही स्थितियां आई हैं। पुडुचेरी में शाम 5 बजे तक 80.17% वोटिंग हो चुकी है। ये 5 बजे तक का। तमिलनाडु में 4 बजे तक का ही आया है अभी तक, 69% वोट है लगभग, वहाँ वोटिंग हो चुकी है। केरल में 5 बजे तक का है, 70.35% वोटिंग हो चुकी है। तो ये एक स्थिति है इन 3 राज्यों की। हम तुरंत लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, ये बताते हुए कि हम एग्जिट पोल आपको 6:30 बजे दिखलाएंगे। और चूंकि इस एग्जिट पोल में हर कॉन्स्टिट्यूंसी का अध्ययन किया गया है, 80% वोटिंग 3 राज्यों में, उससे पहले 80% से ज्यादा वोटिंग बाकी 2 राज्यों में हो चुकी है। सब मिला के एग्जिट पोल 6:30 बजे देंगे। लेकिन दोबारा हम असम पे ही लौट रहे हैं। भौमिक साहब, आप ही से अब फिर से दोबारा उस इशू पर आ रहे हैं। वो कौन सी पतली रेखा है जिसमें लग रहा है कि बीजेपी आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है? नहीं, बीजेपी के लिए 2-3 एडवांटेज है इसमें। एक तो उनका जो लीडर है सर्बानंद सोनोवाल, ही इज पॉपुलर, इसमें कोई शक नहीं है। असमीज लोगों में, असमिया लोगों में उनका एक अच्छा छवि है। उसका वजह क्या है? असम में बहुत सालों से ये आइडेंटिटी का पॉलिटिक्स चला है, और बांग्लादेश से घुसपैठ ये सब को लेकर। आप देखिए पॉइंट पे आइए, वोटर वोट डाल रहा है 80% से ज्यादा। हाँ। और अगर इतनी बड़ी तादाद में वोटिंग हो रही है तो ये मैसेज क्या है? ये मैसेज किसी को जिताने, किसी ये को अलग अलग जगह अलग अलग मैसेज है, क्योंकि असम में कोई मोनोलिथिक पिक्चर आप नहीं दे सकते। असम इज ए माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडिया। असम में भारत में जितना विविधता है उतना ही विविधता असम में मिलेगा। इसलिए एक फॉर्मूला में आप अगर असम को देखेंगे मुश्किल होगा। भारी तादाद में मुस्लिम एरियाज में वोट डालने का एक मैसेज आएगा। असमीज एरिया में हेवी वोटिंग, उसका एक अलग मैसेज आएगा। बट बाय एंड लार्ज एक चेंज का माहौल वहां है। क्या ये चेंज का माहौल ही आपको शहनवाज जी अच्छा लग रहा है वहां पर? क्योंकि बहुत शार्प वहां पर वोटिंग हुई है। ये पहले और दोनों अपर और लोअर असम में जब वोटिंग हो रही थी तो उसमें लेके एनालिसिस उस वक्त ही आ रहे थे, कोई भी अपना वोट गंवाने के लिए नहीं डाल रहा है। या तो कांग्रेस आएगी या बीजेपी रहेगी। देखिए, ये सही है कि आसाम हमारे लिए ऐसा राज्य है जहां हमारी उम्मीदें सबसे ज़्यादा है। और हमारे पास जो सही कहा इन्होंने कि नेता जो हमने घोषित किया, सर्बानंद सोनोवाल एक अच्छा नेता है, साफ सुथरी छवि है, असमिया लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और जो नफरत फैलाई गई थी कि बीजेपी के नाम से, वो हमारे खिलाफ जो गोलबंदी होती थी वो कोई गोलबंदी नहीं हुई है। हमें माइनॉरिटी। चलिए, आप जो कह रहे हैं हम उस दिशा में ही जा रहे हैं। हम ब्रेक ले रहे हैं ये बताते हुए कि लौटेंगे तो हम आपको एग्जिट पोल दिखाने वाले हैं और शुरुआत असम से ही करेंगे। 5 राज्यों के चुनाव और 5 राज्यों में वोटिंग पूरी हो चली है और इन सब के साथ हम शुरू कर रहे हैं एग्जिट पोल। एग्जिट पोल की शुरुआत असम। जी, एक ऐसा राज्य जिसको लेकर ये कयास कभी दिल्ली में लगाए गए हो कि वहां की सत्ता के आसरे। पहले हम बता दें कि दरअसल ये सर्वे हुआ 126 सीट पर हुआ है। 126 सीट ही है। सैंपल साइज 14,025। सर्वेयर 52 थे जिन्होंने इस पूरे हिस्से को लिया। और ये एक्सेस माई इंडिया के जरिए, जिसका नारा ही है कनेक्टिंग इंडिया टू बिल्ड इंडिया, बहरहाल उसके जरिए ये पूरा सर्वे किया गया है। और 5 राज्यों की हर विधानसभा सीट पर किया गया है। तो असम की विधानसभा 126 सीटों पर क्या कुछ है ये आप देखिए। ये अभी भी उस सर्वे का नज़ारा ही है कि कैसे सर्वे, कितना सैंपल, किन सीटों पर विधानसभा में। तो हम आपको दिखाते हैं कि 126 सीट में जो हुई है और जिसका इंतजार हर राजनीतिक पार्टी करती है, तो किसके हिस्से में कितनी सीट। जी, तो
तो एग्जिट पोल का पर्दा हटेगा और इसके बाद 126 सीट को लेकर ये भी हम आपको बता दें कि असम में इससे पहले कांग्रेस की ही सरकार थी, लेकिन मौजूदा वक्त में क्या स्थिति है। 126 सीट पर बीजेपी और उसके गठबंधन 79 से 93 सीट वो ला सकते हैं। बीजेपी, सोनोवाल का मुस्कुराता हुआ चेहरा, हालांकि दूसरी तरफ कहीं ज्यादा मुस्कुराता हुआ चेहरा है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति कहीं ज्यादा घातक, सिर्फ 26 से 33 सीट, यानी जितने फीसदी वोट आया था पिछली बार उससे भी कम स्थिति। 39% वोट पिछले चुनाव में था, लेकिन इस बार सीट भी जा रही है तो मैक्सिमम 33 की जा रही है। और यूडीएफ 6 से 10 सीट, ये एक हिस्सा माना जा रहा था बड़ा क्रूशियल, क्योंकि मुस्लिम वोट कितने किस रूप में बटेंगे, क्या वो कांग्रेस और यूडीएफ में बट जाएंगे, उसकी स्थिति थी। अब परसेंटेज ऑफ वोट आ गया है, देखिए बीजेपी और गठबंधन साथियों के हिस्से में 46% वोट, कांग्रेस के पक्ष में 31% वोट, अन्य 14%, इसमें तमाम लेफ्ट पार्टीज भी है, इंडिपेंडेंट भी है, यूडीएफ 9% वोट। तरुण गोगोई जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण गोगोई जी, एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी बम्पर तरीके से जीत रही है, आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, हम तो अभी तक नहीं मानते जो आप एग्जिट पोल का बोल रहा है जी, हम नहीं मान रहे। हमारा जो असेसमेंट है वो हमारा असेसमेंट अभी तक हम लोग जीत रहा है। तो आपको कितना भरोसा है, आप कितनी सीट ले जा रहे हैं? नहीं, हमको जो जितना 64 जरूरत होगा वो हम पहले से भी बोल रहा है, ये सीट हमको मिल जाएगा। तो वो कौन सी चीज है जिसमें आपको लग रहा है कि आप जीत जाएंगे? तो कौन सा भरोसा है आपके साथ? भरोसा है हमारा, देखिए हम तो जितना जब मीटिंग किया, हम लोगों का जो रेस्पॉन्स था वो था, और बाकी भी वो लोगों भी देख रहा है। बीजेपी वो तो उसका पॉपुलैरिटी वो कम हो रहा है, वैसे लिए वो एजीपी का साथ गया, बीपीएफ का साथ गया, दूसरा ट्राइबल पार्टी को साथ गया, तो वो खुद 2014 में वो इतना वोट मिला, तब भी वो क्यों उसका साथ अलायंस में गया। और उसका बाद यही था, और असम का लोगों भी देखा है, लोगों बोल रहे हैं जब परिवर्तन, तो परिवर्तन असम का कौन लिया? परिवर्तन किसका लिया? डेवलपमेंट का, पीस का कौन लिया? एम्प्लॉयमेंट का भी किसने लिया? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी कौन लिया? स्टेबिलिटी का कौन लिया? तो लोगों को देख रहा है, तो वैसे लिए हमारा असम का लोगों का ऊपर हमारा फुल विश्वास है, जो वो हम लोग का मदद कर रहा है और करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पहली रैली में ही, तरुण गोगोई साहब, आपकी उम्र का जिक्र कर दिया था और कहा था कि अब इन नहीं रहना चाहिए। देखिए वो तो बोलेगा ही, और हम तो उसे, देखिए हम तो एक आदमी नहीं है, हम इसका नेतृत्व देता है। हाँ, वो सारा कांग्रेस वर्कर काम करते हैं, और वर्कर के बाद लोगों का भी करके विश्वास जानते हैं। वो हम लोग का काम भी देखा है, वो मोदी जी का भी काम देखा है। तो अच्छा दिन कब आया? वो एसेंशियल कमेटी का वो प्राइस का कब कम हो गया? एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या हुआ? इन्फ्लेशन का क्या हुआ? असम का जितना इशू हुआ, जो वो बोला इलेक्शन के टाइम में, तो बांग्लादेश का ऐसा रिकॉर्ड नहीं करेगा। वो सब फॉरेनर हमको असम से पैक कर देगा 17 मई से। तो आज 2 साल और क्या कर रहा है? तो वैसे लिए हमारा विश्वास है, असम का लोग भी पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, वो जानता है कौन काम करने को सीखेगा और काम करके दिखाया, नहीं से दिखाया। तो वैसे लिए हम अभी भी विश्वास करते हैं हमारा असम का लोगों के ऊपर। नहीं तो तरुण गोगोई जी, आप जो सोच रहे हैं, आपने जो अभी सवाल उठा दिए एक झटके में, सारे सवाल प्रधानमंत्री मोदी और दिल्ली सरकार के कामकाज के इर्द गिर्द थे। तो क्या असम का वोटर भी देख रहा है कि ये आपकी और मोदी की लड़ाई है असम चुनाव में? नहीं,
देखिए मोदी का नहीं, मोदी गवर्नमेंट का इंजस्टिस जो कर रहा है वो इंडिविजुअल का हमारा कोई झगड़ा किसका नहीं है। हमारा झगड़ा है अभी असम का स्पेशल टिकट वो काट दिया, NIB का स्कीम नहीं बन रहा है, फ्लड का पैसा रिलीफ नहीं कर रहा है, तो पैसा एसेंशियल कमोडिटी का दाम नहीं कर रहा है, तो वही इंजस्टिस का, यही नहीं असम का इंजस्टिस का। नो इंडिविजुअल का हमारा क्या है, इंडिविजुअल हम लोग का पास कोई डिफरेंस नहीं है। मोदी बोलिए, सर्बानंद बोलिए, सबका हम लोग का क्या है, हम लोग का डिफरेंस है उसका पॉलिसी पर, और उसका जो डिविजिव पॉलिसी है, सोसाइटी का जो डिविजिट करने को चाहते हैं, वही हमारा अभी है, हम अभी भी है हम। चलिए, जो आप कह रहे हैं इसके लिए 19 तारीख का भी इंतजार होगा। हम जरा सा बंगाल की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके बाद हम पूरा मंच खोलेंगे। जरा बंगाल की स्थिति भी हम दिखला देते हैं कि बंगाल में क्या 294 सीट, वो भी पहला मौका एक लिहाज से कि कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ। ये देखिए 294 सीट, 25,556 सैंपल, सर्वेयर वहां पर 48, यानी हर सीट को लिया गया है पश्चिम बंगाल की। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वामपंथियों के साथ कांग्रेस रही नहीं कभी, लेकिन पहला मौका जब वो साथ आकर खड़ी हो गई। तो आइए हम सीधे लेकर आते हैं पहले वोट की स्थिति क्या है, वोट परसेंटेज। पिछले चुनाव में याद कीजिए तो टीएमसी के साथ कांग्रेस खड़ी थी, इस बार कांग्रेस लेफ्ट के साथ खड़ी है, दोनों मिलकर हराना चाहते हैं ममता को। ममता बनर्जी यानी टीएमसी 51%, ये एक लिहाज से रिकॉर्ड है। अगर ये 51% जो नजर आ रहा है, इतना परसेंटेज ऑफ वोट ममता बनर्जी को नहीं मिला। इससे पिछले बार भी आएंगे तो भी नहीं मिला, ये एक परसेंटेज 51%। दूसरी तरफ लेफ्ट और कांग्रेस का मिलना भी सिर्फ 29% पे अटक रहे हैं। बीजेपी के लिए एक विस्तार है, 10%। इस बार का जिक्र बार बार होता था कि बीजेपी का वोट कहां जाएगा, तो ये 14 की तुलना में जरूर 7% बीजेपी कम हो रही है, लेकिन पिछले चुनाव की तुलना में, यानी 2011 में जो चुनाव हुए थे उसकी तुलना में ये 6% बढ़ भी रही है। और अन्य कैसे में अगर इसको सीट में बदल दिया जाए तो क्या होगा, जाहिर है 51% का मतलब बहुत साफ है, 233 से 253। ये एक स्थिति तृणमूल कांग्रेस की है, यानी मौजूदा वक्त में 183 से कहीं आगे, और जिसका जिक्र बार बार हो रहा था कि क्या एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जहां ममता बनर्जी लगेगी कि किसी तरीके से सत्ता तक पहुंच रही है, मुश्किल है। तो ऐसा नहीं है। और सिर्फ लेफ्ट और कांग्रेस 38 से 51%, बीजेपी 1 से 5%, 2 से 5। भौमिक जी, हम आप ही से शुरुआत कर रहे हैं। ये बंगाल का आ गया, वो असम का आ गया, बताइए आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर। बंगाल का ये हमको रियलिस्टिक नहीं लगा। ये रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। बंगाल में इतना बड़ा भारी बहुमत से ममता बनर्जी जीत ही नहीं सकती है। ओके। और हम ये समझते हैं, ये पता नहीं आपका सैम्पलिंग और ये सब मेथोडोलॉजी में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि क्या मेथोडोलॉजी है उसका डिटेल्स हमें नहीं पता है। बट इतना हम आपको बता सकते हैं कि मतलब 51% वोट फॉर तृणमूल कांग्रेस। यही एक पहला चुनाव है स्टेट में जो तृणमूल कांग्रेस अपने बलबूते पर लड़ रही है। एक मिनट, गौरव गोगोई जी, कांग्रेस की यह स्थिति असम और बंगाल में जो हमने दिखाया एग्जिट पोल में, दोनों जगहों पर बुरी तरह हार। देखिए, इन एग्जिट पोल के साथ हम एकदम मानते नहीं हैं जी। ये जो हमारे अंदर के जो अंक हमने स्टडी किया है उससे एकदम नहीं जुड़ता है। असम में बहुमत से हम सरकार बनाएंगे, और बीजेपी और वेस्ट बंगाल में भी बहुत ही एक क्लोज फाइट होगा, क्योंकि इस बार लेफ्ट और कांग्रेस का जो ये गठबंधन है बहुत ही एक इफेक्टिव गठबंधन बन गया है। और दूसरी बात यह है कि लोग आज ये भी देख रहे हैं कि 2014 के जो निर्वाचन थे उसमें बहुत से लोगों ने बीजेपी को दिया, और बीजेपी ने जिस प्रकार से देश को जिस दिशा में लेके जा रहे हैं, जहां पे जो मूल इश्यूज हैं, मूल मुद्दे हैं, उस पे काम नहीं हो रहा है जी। तो लोग ये भी ध्यान में अब ला रहे हैं कि अगर भारत को कोई अगर दल आगे भविष्य में एक अच्छा नेतृत्व दे सकता है, वो कांग्रेस दल है। तो अभी से ही 2019 पे नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, आप 2019 की भी साथ विचार रहे हैं, लेकिन हम जरा सा हम सिर्फ इस चुनाव के मद्देनजर स्थितियों को जरा समझना चाह रहे हैं। अमित मित्रा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं पश्चिम बंगाल में और राजनीति में आए। और अमित मित्रा साहब, 233 से 253 सीट, कोई भरोसा नहीं कर रहा है यहाँ जो लोग हैं, जो फर्स्ट रिएक्शन जो आ रहा है, आपका भरोसा? अमित जी कर रहे हैं क्या, पूछिए।
देखिए, जो विकास के लहर आज बंगाल में आ चुका है, ममता बनर्जी के नेतृत्व में हम लोग साथ हैं। ये विकास के वोट आ रही है। जो आपके आंकड़े हैं, मैं नहीं कह सकता हूं क्या 19 तारीख के लिए हमने बहुत दिन इंतजार किया और 3 दिन इंतजार कर लेंगे, लेकिन आपके आंकड़े कह रही है 51% वोट तृणमूल कांग्रेस को मिलने वाला है। मैं अभी सुना आपसे 233 से 253 सीटें मिलने वाली, ये आपके आंकड़े कह रहे हैं। हम तो कहेंगे कि ये अगर ऐसे ही हुआ तो ये विकास के लहर के वजह से हुआ है, गांव से लेके शहर तक। और लोग अपने जीवन में हम उनको स्पर्श कर पाए कि नहीं, वही वो ढूंढ रहे हैं। उनके घर के सामने रास्ता बनी है, स्कूल बनी है, अस्पताल बनी है, ये सारे सामाजिक ढांचा जो है उसमें इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है। नहीं, अमित मित्रा जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अगर मैथमेटिक्स पे जैसे ही हम आते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इस बार के वोटिंग पैटर्न मैथमेटिक्स से आगे निकल गया, क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस के वोटिंग को अगर आप मिलाते पिछली बार जो मिले थे तो वो आपके एट पार पहुंच रहे थे, आपसे आगे आ रहे थे। ये स्थिति आपको भरोसा क्यों दे रही है कि आप बार बार कह रहे हैं कि हम घर तक सड़क पहुंचा दिए, विकास पहुंचा दिए? क्या इस आंकड़े को देख के आप कह पा रहे हैं या 19 तारीख को कुछ और कहेंगे? क्या है स्थिति? देखिए, 19 तारीख के लिए हम इंतजार करेंगे, हम जल्दी में नहीं हैं। आपके आंकड़े ये कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसमें कोई दौरा नहीं है कि सीपीएम और कांग्रेस के जो जोट हुई उसकी कोई तात्विक विचार नहीं बनती है, ना आदर्शवाद के कोई विचार है। एक है मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, और दूसरे हैं नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। और जो कांग्रेस को सीपीएम ने मारा, 55,000 कत्लेआम हुई, राजनीतिक कत्लेआम 1977 से 2009 तक। कौन मरे हैं उसमें? तो कांग्रेस के लोग मरे हैं। उस समय तो तृणमूल थी नहीं, 1998 में तृणमूल बनी है। तो वही कांग्रेस आके वही सीपीएम को वोट देने वाले हैं, ये संभव नहीं है। जो जोट है, जोट नहीं है, ये घोट है, ये कोई और कुछ है। तो मैं कहूंगा उसीलिए शायद लोग समझ रहे हैं कि ये सुविधावादी के एक साथ आने की प्रयत्न है। अतुल कुमार अंजान साहब, समझते एक तरफ विकास देख रहे हैं, इस तरीके से अगर टीएमसी का रिएक्शन है और ये जो आंकड़े हैं, ये आप लोगों की तो सियासी जमीन को पूरा हिला देंगे। देखिए, सवाल ये है कि आपके आंकड़े कह रहे हैं, ये आपके देखिए पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, ये जो आपके आंकड़े हैं ये वाकई में चौंकाने वाले आंकड़े हैं। और इस आंकड़ों की बुनियाद पर बंगाल की अगर सरकार बन रही है तो दो एक और प्रश्न खड़े हैं कि एक प्रश्न ये हो सकता है कि बंगाल की जनता ने लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में ये जो आपस में बातचीत हुई, हाँ अतुल जी अपनी बात पूरी कीजिए आप। उसे नीचे गले के नहीं उतारा। और दूसरी बात ये आ रहा है, नहीं, ये चुनाव के अगर परिणाम पश्चिम बंगाल से हैं तो देश के अंदर कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ देश की जनता ने 31% बीजेपी को वोट देकर 288 सीटें देकर 284 सीट देकर के दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन आप ये सोचिए कि शारदा कांड के अंदर 30,000 करोड़ रुपए लुट जाने के बाद, इतने लोगों की आत्महत्या कर देने के बाद, ममता बनर्जी जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के मंत्री के जेल में जाने के बाद और कई एमपीओ के गिरफ्तारी के बाद, उनके जेल जाने के बाद, स्टिंग ऑपरेशन के बाद, घूस लेते हुए, मुंह छिपाते हुए और न बोलने की स्थिति में अगर 51% वोट आते हैं तो इसका मतलब यह है कि भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार को स्वीकार किया जा रहा है। स्वीकार ही नहीं किया जा रहा है, अंगीकार किया जा रहा है। एक नए प्रकार की राजनीति शुरू हो गई। भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं। और सरकारी विकास का अगर कहानी जो कह रहे थे हमारे मित्रा जी, वो तो हर सरकार का ये है कि हमने विकास कर दिया, लेकिन वो मिथक है, वो झूठ है। भ्रष्टाचार की जो बातें आपने कही, जो बलात्कार की कहानियां बताई गई, जिस तरीके से समाज में एक तरीके की आज तो उसका दिन नहीं है ना अतुल कुमार अंजान जी, आप ठीक कह रहे हैं। ये जो संकीर्णताओं का दौर है, जो जनादेश आएगा उसका तो दौर है, इस पर विचार कीजिए। मैं आपके किसी आंकड़े को चुनौती
मैं किसी आंकड़े को चुनौती नहीं दे रहा, मैं उन्होंने जो मैं किसी आंकड़े को चुनौती नहीं दे रहा, मैं किसी सवाल को नहीं बता रहा। वो 55,000 और 30,000 और 44,000, इस 5 साल के राज में भी बड़ी राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। 3 लाख लोग तो अपने गांव से उजड़ करके पनाह ले रहे हैं राजनीतिक संतरास की वजह से। तो वो चर्चा अलग है, लेकिन चुनाव के परिणाम हो। लेकिन अगर 51% वोट है तो भ्रष्टाचार कोई मामला नहीं है, कोई मामला नहीं है। एक मिनट अमित साहब आपके पास आ रहे हैं, जरा बीजेपी का रिएक्शन ले लें। शहनवाज जी, पॉलिटिकल 51% वोट बंगाल में टीएमसी के हिस्से में और प्रधानमंत्री मोदी वहां जाकर करप्शन का जिक्र करते रहे, एक एक बात करते रहे, सारी चीजें तो फिजूल की है। देखिए, पहली बात तो यह है कि आसाम में बीजेपी की सरकार बन रही है, आपका एग्जिट पोल बता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो एक अच्छी खबर आपने दी है जी। दूसरी बात यह है कि बंगाल में हम बहुत पहले भी आपको एग्जिट पोल आने से पहले ही हमने आपको कहा कि हम बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन हम वहाँ एक रोल अदा करेंगे। तो ये हो सकता है कि ये जो नतीजे आ रहे हों कि भारतीय जनता पार्टी ने और ज्यादा वोट लिया हो, क्योंकि जो ममता बनर्जी के खिलाफ वोट है उसमें विपक्ष का रोल अदा करने में हम कामयाब रहे हों। सीट में नहीं बदल रही होगी, हो सकता है कि सीटें हमें ज्यादा न मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपका रहना पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के हित में रहा, बिल्कुल ये मान लिया जाए। नहीं, मैं कह सकता हूं किसी के हित में हो या न हो, भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे लड़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने किसका वोट हमारी तरफ आया है ये वक्त बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें भी बढ़ेंगी और वोट भी बढ़ेगा। जैसा क्योंकि मैंने बहुत कैंपेन किया है, वहां आप खुद आए थे, आप बंगाल में कलकत्ता में हमसे खुद मिले थे, आपने पंचायत भी की थी, आपने देखा वहां के लोगों का मन मिजाज अलग है। लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि 51% वोट उनको मिल रहा होगा। अमित मित्रा जी जवाब दे दीजिए, इसके बाद हम जरा पैनल से हमारे साथ लोग जुड़े हैं वो भी देंगे। एक मिनट हम जवाब ले लेते हैं। 51% भारतीय राजनीति में परसेंटेज ऑफ वोट एक लिहाज से लग रहा है दिल्ली में जिस तरीके से एक सरकार बनी उसी तरह से बंगाल में नजर आ रहा है। क्या ये उसका एक नए तरीके का हम देख रहे हैं बहुत कुछ पश्चिम बंगाल में? देखिए, मैं आपको उदाहरण के नाते से बताना चाहता हूं, जब हम लोग सरकार में आए 2010 या 11 में, जब सीपीएम की सरकार थी, उन्होंने 14,000 करोड़ प्लान एक्सपेंडिचर इसमें खर्च किए थे। आप सुन के खुश होंगे कि इस साल 2015-16 में 53,000 करोड़ प्लान एक्सपेंडिचर में खर्च हुआ है। ये देने वाली बात नहीं है, एलोकेशन के बात नहीं, खर्च हुआ है और ईमानदारी से खर्च हुआ, जो ई टेंडर के माध्यम से हुआ है। इसीलिए मैं इसको एक जवाब आपको देना चाहता हूं कि हर चीज में आप देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे पूंजी बनती है उसमें 6 गुण बढ़ा है, जो भारत के इतिहास में कोई राज्य ने कर नहीं पाया। इसीलिए ये विकास के लहर के वजह से आपके जो भी आंकड़े आप दे रहे हैं, अगर वो सही निकला 19 तारीख, तो ये विकास के लहर से हुआ है। नहीं, हम समझ रहे हैं, हम एक फाइनेंस मिनिस्टर से भी बात कर रहे हैं। बात है, आप ठीक कह रहे हैं अमित मित्रा जी, आपके आंकड़े जो हैं वो बिल्कुल हैं, लेकिन पॉलिटिकल तौर पे इस चुनाव का मतलब, अगर पश्चिम बंगाल में ये हो रहा है, असम में बीजेपी आ रही है, शशि शेखर जी, ये अगर चेंजेस हो रहे हैं जिस नजरिए से हम लोग देख पा रहे हैं, तो इसके पॉलिटिकल एम्बियंस क्या है, पॉलिटिकल संवाद क्या है इसका? पॉलिटिकल संवाद इसके 3 है अगर सिर्फ असम की बात करूं। जी, पहली बात यह कि असम की जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी जो एक रेखा खींचकर चुनाव लड़ना चाहती थी उसमें सफल रही। जी, दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को जो इधर के दिनों में आघात पहुंचे थे और ये लगता था कि इनको सिर्फ संसद की सीटें जीत सकते हैं और निचले स्तर पे नहीं जीत सकते, इससे इनको फ़ायदा होगा उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में और ये उत्तर प्रदेश में नई ऊर्जा से लग सकेंगे। तीसरी बात एक और स्पष्ट हो गई कि अगर आप क्षेत्रीय लोगों पर दांव लगाते हैं तो क्षेत्रीय लोग आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं, आप सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पर हर जगह वोट नहीं ले सकते। तो ये 3 बातें बहुत साफ हो गई। चौथी एक बात और मैं कहना चाहूँगा आसाम को लेकर, आसाम में अगर यही नतीजे आने वाले हैं तो असम में एक बात बहुत स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में असम को जो रूलिंग पार्टी नहीं आएगी उसको अपने एजेंडा को बहुत तेज़ी से लागू करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ संवेदनशीलता कुछ ज़्यादा है और स्टेट्स के मुकाबले। संजय जी, जिस लिहाज से 51% वोट पश्चिम बंगाल में टीएमसी के हिस्से में जा रहे हैं, ये मैसेज क्या है? देखिए, अगर 2 पार्टियों का जो या गठबंधन का जो अनुमान वोटों का लगाया जा रहा है, एक बात हमें ध्यान देना चाहिए, दोनों के बीच का अंतर जो है 22% का है।
और ये बहुत बड़ा गैप है। और अगर सचमुच ऐसा गैप होता है, जो मैं शायद मैं बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ, इतना बड़ा गैप। और अगर इतना बड़ा गैप है तो बिल्कुल रिजल्ट जो आ रहे हैं वो साफ दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है ये प्रो सरकार के पक्ष में वोट है बंगाल में, इसमें कोई दो मत नहीं है। मोहम्मद साहब तैयार नहीं है मानने के लिए क्या चीज? नहीं, ये बहुत ज्यादा ओवर द टॉप मुझे लग रहा है ये प्रोजेक्शन। और 51% वोट ममता बनर्जी को अगर आ जाता है तो ऑपोजिशन वगैरह जो है ये सब बंगाल की खाड़ी में जाके इनको रहना पड़ेगा। ये सब इतना बंगाल का पोलराइज पॉलिटिक्स में एक पार्टी इतना निकाल के ले जाएगा, ये हम मानते नहीं है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस। और ये हम 19 तारीख तक इंतजार करेंगे। अगर ये नतीजा आता है, और ये तभी हो सकता था अगर इलेक्शन कमीशन कंप्लीटली नाकामयाब होता और ममता बनर्जी के जो मसलमैन है वो दे हैव कंट्रोल्ड एवरीथिंग। माँ माटी मानुष का चक्कर था, मैंने ऐसा मत कहिए। नहीं, माँ माटी मानुष वो हम 5 साल में काफी देख चुके हैं, समझ गए? वो देख चुके। अब सिंपल 2 चीज मैं आपको बताता हूँ। अमित मित्रा जी जिसका जिक्र कर रहे थे, मैं सहमत हूँ, ही इज अ वेरी सक्सेसफुल फाइनेंस मिनिस्टर। बट वो जो एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो सब किस चीज में खर्च हो रहा है? कन्याश्री, फलाना, क्लबों को 2 लाख रुपया दिया जा रहा है। तो अमित मित्रा जी को ही बोला जाता है कि अमित दा एक फाइनेंस कम बुझे, एक पॉलिटिक्स बेसी बुझुन। ये सब एडवाइस उनको ममता बनर्जी और उनके आसपास के लोगों से आता है। खैर उसमें हम जाना नहीं चाहते। हम लौट रहे हैं। इसके बाद तमिलनाडु और केरल का भी एग्जिट पोल आना शुरू हो रहा है। जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोल दिए। आप मेहरबानी करें, मैं इसको जवाब देना चाहूँ। दे दीजिए। हाँ। आप उन्होंने जो मेरा नाम लेके जिक्र की अच्छी बात है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि कन्याश्री के जो उन्होंने नाम लिया, ये गर्ल चाइल्ड के लिए जो प्रोजेक्ट है सारा विश्व आज मान रहा है, 53 देश पृथ्वी के बोल रहा है कि ये कन्याश्री को मॉडल लीजिए। इसमें पॉलिटिक्स यही है, पॉलिटिकल इकोनॉमी यही है कि ग्रास रूट लेवल पे आम बच्चे, महिला, लड़कियों के इतनी बड़ी सहायता पृथ्वी में नहीं हुआ है। मैं जब पैदल चल रहा था चुनाव के वक्त, 8 लड़कियां एकदम गांव में बोला कि हम लोगों को 25,000 रुपया मिला है, हमारे माँ कह रही है कि ये पैसे में हाथ नहीं लगाना है, तुम्हारे पढ़ा लिखा में ये हाथ लगाएंगे। ये कोई पॉलिटिकल अर्थनैतिक जो परिप्रेक्ष्य आप देखे, इतनी बड़ी अचीवमेंट भारत में आप एक दिखा दीजिए। बीजेपी सरकार ने क्या उपलब्धियों का खांचा रखा और वो एग्जिट पोल दिशा में जा रहा है। हम तुरंत लौट रहे हैं ब्रेक के बाद, क्योंकि तमिलनाडु और केरल का एग्जिट पोल भी इसके बाद हमें दस्तावेज आ चुके हैं। 5 राज्यों के एग्जिट पोल आ चुके हैं और इन सब के बीच हम चूंकि असम और बंगाल दिखा चुके हैं। जो दर्शक अभी जुड़े हैं हमारे साथ, वो तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी देखने से पहले जरा असम और बंगाल में क्या है ये स्थिति देख लीजिए। अच्छा, हम सीधे आ गए हैं तमिलनाडु पर। 12 यहां पर डीएमके, हम लोग फिर से लौट रहे हैं। ये डीएमके यहां पर जीत रही है, यानी करुणानिधि इस उम्र में भी 93 वर्ष की उम्र, 39% वोट मिल रहे हैं, जो सबसे आगे है। और जयललिता की हार नजर आ रही है एग्जिट पोल में 37%, 2% वोट कम है। बीजेपी महज 3%, किसी के साथ गठबंधन नहीं हो सका। डीएमके के साथ कांग्रेस खड़ी हो गई थी, 21% वोट अन्य के हिस्से में जा रहे हैं। तो यहां सरकार बदल रही है। तमिलनाडु में भी सरकार बदलने का सिलसिला लगातार नजर आ रहा है। असम में नजर आया, उसके बाद अगर इसको कन्वर्ट कर दिया जाए सीटों में, तो कितनी सीट मिल रही है डीएमके को? क्योंकि तमिलनाडु में 234 सीट है, 234 में से 124 से 140 सीट बहुमत के पार, बहुत शानदार तरीके से। और ये हम बता दें कि 2 सीटों पर चुनाव अभी नहीं हुए हैं पैसों की वजह से। तंजावुर, वहां पर इलेक्शन कमीशन रोक लगा दिया, मनी पावर देखने को आया था। और अरवा कृषि जो है, इन 2 जगहों पर नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब है कि 232 सीटों पर वोटिंग हुई है। और वहां के ये रिजल्ट बतलाते हैं कि एआईडीएमके 79 से 121 है। दूसरी स्थिति में हम केरल की स्थिति दिखाएं। केरल में कितनी सीटों पर जो मेथोडोलॉजी है हम उसको पहले आपको दिखला देते हैं। दरअसल 140 सीटों में 16,449 सैंपल, सर्वेयर 33 वहां पर थे। और वहां पर जो केरल की 140 सीटों पर जो किया गया है सर्वे, जो किया गया, वहां से क्या निकल कर आता है? एलडीएफ और यूडीएफ, लगातार ये बात चलती रहती है कि एक वक्त एलडीएफ, एक वक्त यूडीएफ। लेकिन बड़ा दिलचस्प इस बार इसलिए था क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ थी बंगाल में और यहाँ अलग अलग। और इसका असर देखिए, एलडीएफ 43 सीट, यहां पर एलडीएफ, यहां भी सत्ता परिवर्तन है। यूडीएफ चांडी साहब सिर्फ 35% वोट। बीजेपी अपना विस्तार केरल में दिखा रही है, 11% वोट, ये बड़े महत्वपूर्ण है। अन्य भी 11% वोट। ये विस्तार इसलिए क्योंकि 2014 के इलेक्शन में भी 10.5% वोट मिले थे। और यह है सीट का हिस्सा। एलडीएफ
88 से 101, बहुत ही आसान तरीके से, यानी 2% का ही वोट रहता है तो कितना बड़ा मार्जिन अंतर है ये बहुत साफ है। 38 से 48 सिर्फ यूडीएफ, एलडीएफ 88 से 101, बीजेपी 3 सीट, अन्य 1 से 4। ये एक स्थिति है। हमारे साथ चूंकि खुशबू इस वक्त जुड़ चुकी है, हम पहले पुडुचेरी भी दिखला देते हैं, एक लगातार में फिर बातचीत होगी। पुडुचेरी की मैथोलॉजी क्या है? पुडुचेरी की मैथोलॉजी में वहां पर 30 सीटों में सैंपल 3067, सर्वेयर 12, और वहां और सीट जो 30 सीटों पर जो स्थिति आई है इस सर्वे के हिसाब से, उसके मुताबिक वहां पर AINRC जो 8 से 12 सीट, लेकिन यहां पर भी DMK प्लस यानी 15 से 21 सीट। ये एक रहता है जो तमिलनाडु में जीतता है वो पुडुचेरी में भी जीतता है। ये एक स्थिति कमोवेश रहती है। DMK सिर्फ 1 से 4 सीट, अन्य के हिस्से में 2 सीट। ये एक स्थिति है। खुशबू, तमिलनाडु में DMK के साथ कांग्रेस, DMK सत्ता में आ रही है हमारे जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक, आपको भरोसा हो रहा है? हमें तो शुरू से भरोसा था कि DMK और कांग्रेस का जो ये गठबंधन है वो डेफिनेटली जीतेगा। हमें कोई शक नहीं था इस बारे में कि हमारी गवर्नमेंट फॉर्म होगी यहाँ पर। श्रीनिवासन जी, भरोसा किया जा सकता है? देखिए, अब एग्जिट पोल तो नंबर्स हैं, 3 दिन और रुकिए जी, मगर इसका मतलब क्या है ये ज़रूर हम इसकी चर्चा कर सकते हैं। देखिए, 44% वोट था 2014 के चुनाव में AIADMK के पास, अब वो कम होकर 37 हो गया है, और तब उनको 37 सीट मिले थे पार्लियामेंट इलेक्शन में, और DMK को 23% वोट मिले थे और 0 सीट थे, और बीजेपी को, उनके पूरे अलायंस को 19% वोट थे और सीटें 2 मिली थी, और वो कम होकर 3% रही है। बीजेपी की तो कहानी समझ में आती है, और AIADMK DMK के साथ जो हुआ है उसको आपको अदर्स के साथ मिलकर देखना होगा। उसको 21% वोट मिला। इसका मतलब ये हुआ कि देखना इस चुनाव में ये था कि जो थर्ड फ्रंट जो बनाई दिखाई दे रही थी वहाँ पर, उसने किसका वोट काटा है। लगता यह है कि यदि आप इन फिगर्स को माने तो उसने जो है रूलिंग पार्टी AIADMK के वोट्स को काटा है, वो यही दिख रहा है। एक सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद हम सुंदर खुशबू से पूछेंगे। लेकिन क्या ये सिर्फ मैथमेटिक्स है तमिलनाडु का चुनाव? पहले वो फिर ये कॉम्बिनेशन हो गया तो इतना हिस्से में उधर चला गया, यही है क्या या कुछ और है? नहीं, मैथमेटिक्स तो नहीं कहा जा सकता। देखिए, तमिलनाडु एक बदलाव की राजनीति की तरफ देख रहा है, ये पक्का है। दोनों दलित पार्टियों से उसको छुटकारा चाहिए। ये कई दिनों से वहाँ की जो इलेक्टोरेट ढूंढ रही, मगर उनके लिए कोई एक ऑल्टरनेट नहीं आया। जो थर्ड फ्रंट उभर के जो आया है उसमें जो विजयकांत जिन्होंने उसकी जो संभाली, उन्होंने जो कैप्टनसी, कैप्टन विजयकांत, वो शायद, और बहुत देर से बनी वो गठबंधन, शायद वो जोर नहीं दिखा सकी। तो लोगों ने शायद एंटी इनकम्बेंसी के मारे DMK की तरफ गए हों। दूसरी बात यह है, इस चुनाव में एक बहुत बड़ा एक मुद्दा नोट करने वाली बात यह है, अमूमन आपने देखा होगा कि जो नॉर्थ में जो चुनाव होते हैं उनमें बाहुबली वाली बात होती है, मसल पावर, और यहाँ पर जो है धन बल का बड़ा जोर है, पैसा, मनी पावर। ओके, शायद उससे भी लोग अब नहीं, उस पर इलेक्शन कमीशन ने 2 जगह रोक भी दिए हैं चुनाव। रामचंद्रन जी, क्या ये सिर्फ मैथमेटिक्स है या वाकई जयललिता का ग्राफ गिरा है, या इसको आप सिर्फ मान रहे हैं 3 दिन की चांदनी है? नहीं, हम इंतज़ार ज़रूर कर लें, क्योंकि जो एक चीज़ ताज्जुब सा मुझे लगता है कि दोनों द्रविडियन पार्टीज़ में 2014 के बाद वोट डिफरेंस AIADMK का 38% था और DMK का घट के कुछ 24-25% आ गया। अब यहाँ पर रोल रिवर्सल देखिए, कबड्डी इतना बड़ा गैप तमिलनाडु की हिस्ट्री में 2 द्रविडियन पार्टीज़ के बीच में कभी कवर नहीं किया गया, या ना ही कवर किया गया, बट 2% ऊपर आया उनको। और तमिलनाडु में 1% सीट भी अगर आप में डिफरेंस हो जाए तो आपकी मार्जिन ऑफ डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। द फैक्ट इज कि एक ज़माने में इन दोनों द्रविडियन पार्टीज़ को 30%, 27 साल तक 30% वोट परमानेंट से थे, और उनका जो 1-2% वोट का डिफरेंस होता था वो उनको इतना खींच के ऊपर ले जाता कि वो अपने आप में सरकार बना सकते थे। यहाँ पर मेरे ख्याल में फ्लड्स में जो AIADMK की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब थी, उन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में तो उनको एक भी वोट नहीं मिला। ये तो आप मान के चलिए, क्योंकि उनके लोगों ने साफ सुथरा कह दिया कि हमको तो कोई मदद ही नहीं मिली, हम क्यों वोट करें इस पार्टी को।
उनके कैलकुलेशन में भी AIADM के कैलकुलेशन ने भी उन्होंने कुछ 45 सीट हटा के 234 से 45 घटा के और कहा इसमें से हमको इतना मिलेगा। अब ये अम्मा के लिए तो बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा और मुझे बिल्कुल ताज्जुब नहीं है कि अगर DMK जीतेगी भी एक मार्जिन से जीतेगी, पर बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होगा। बट ताज्जुब की बात यह है कि आप इतना बड़ा परसेंटेज डिफरेंस एक स्ट्रोक में ऐसे कवर कर लें जो इससे पहले कभी हुआ नहीं तमिलनाडु में। तो क्या इसका क्या समझे हम? या तो हमारे कैलकुलेशन में गलती है। ठीक है। एक दूसरा ट्रेंड मुझे दिखाई पड़ता है, अगर तमिलनाडु और केरल दोनों की बात करें एग्जिट पोल की, तमिलनाडु में 2006 के चुनाव में दोनों पार्टियों गठबंधन के बीच 5% का फासला था। और इसके पहले जितने भी चुनाव देखें, 2011 का हो, 2001 का हो, सब में फासला दोनों गठबंधन के बीच बहुत बड़ा रहता है, 10, 11, 12% का। ये एग्जिट पोल बता रहा है कि दोनों के बीच 2% का फासला है। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत एक दूसरी तरह की पॉलिटिक्स हो रही है। मैं वही कह रहा हूं। और अगर केरल पे एक लाइन और जोड़ दूं, केरल में एग्जिट पोल बता रहा है 8% का फासला, जबकि केरल में दोनों गठबंधन के बीच हमेशा फासला 2-3% का होता है, सिवाय एक इलेक्शन के जहां 5% था। तो कहीं कुछ बड़ा बदलाव आ रहा है अगर ये एग्जिट पोल सही। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी भी जुड़ गए हैं, लेकिन खुशबू, हम इसको अब एक नेशनल पर्सपेक्टिव में ले जाना चाहते हैं क्योंकि हमने सारे लगभग दिखला दिए। सवाल यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बंगाल गए, वहां उन्होंने शारदा नारदा घोटाले का जिक्र किया, तमिलनाडु आए तो 2G तक का जिक्र किया, नाम ले लेके जिक्र किया उन्होंने। और हम देख रहे हैं कि वहाँ ममता भारी मतों से जीत रही है, यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होकर DMK वापस सत्ता में लौट रही है, आप लोग साथ खड़े। करप्शन का मुद्दा केरल में भी जिक्र हुआ, केरल में भी फिर LDF उस रूप में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। मैसेज क्या है? क्या वोटर सिर्फ वहीं की स्थिति को देख रहा है और नेशनल पर्सपेक्टिव में प्राइम मिनिस्टर तक की बात का महत्व नहीं है? क्या देख रहे हैं आप खुशबू? जहाँ तक तमिलनाडु का सवाल है, हमने ये हमेशा देखा है कि जो हमारे बेसिक असेंबली इलेक्शंस होते हैं उन पे किसी भी नेशनल का फर्क नहीं पड़ता है। उस वक्त यही रहता है लोगों का, यहाँ पे यही सोच रहती है कि लोकल प्रॉब्लम्स क्या है, यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट क्या करेगी। जब आप लोकसभा इलेक्शंस की बात करते हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की बात होती है, तब देखते हैं कि जो 2011 में था और फिर हमने देखा 2014 में जो हुआ, तो यहाँ पर जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं उसके बाद जो आपके वापस इलेक्शंस होंगे 2019 में जो लोकसभा इलेक्शंस होंगे, इसका फर्क उसमें नजर आएगा आपको। तो हमेशा यहाँ पे लोकसभा का इलेक्शन हमें इसमें नजर नहीं आता असेंबली में, बल्कि असेंबली इलेक्शन हमें लोकसभा में नजर आते हैं। तो यहाँ तक लोगों का सवाल है, वो लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ पर कोई भी आ जाए, यहाँ पे लोकल पार्टीज हमें कितना प्रोग्रेस दे सकती है। एक सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ श्रीनिवासन ने एक सवाल उठाया मनी पावर का, क्या वो इफेक्ट किया है इलेक्शन में? मनी पावर का आप देख सकते हैं कि पिछली बार मनी पावर AIDMK का था, इस बार भी मनी पावर जो AIDMK का है, हमने यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने 100 करोड़ के ऊपर यहाँ पर पैसे उन्होंने लिए हैं कि लोग जो लोगों में बांटने की कोशिश हो रही थी AIDMK की तरफ से, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 करोड़ के ऊपर पैसे लगा के कि लोगों को पैसे दिए जाए, ये सब बात हुई है। और ये सब आंखों के सामने है, ये भी नहीं कि झुठला सकते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। तो लोग बिल्कुल क्लियर है कि अब मनी पावर भी करें तो हम इस बार जो हमारे लिए अच्छा करेगा, जो एक गवर्नमेंट हमारी बढ़ोतरी के लिए और हमारी सेफ्टी के लिए जो काम करने के लिए तैयार है, हम सिर्फ उसी को वोट करेंगे। खुशबू, मेरा एक सवाल है, मैं शशिशेखर बोल रहा हूँ कि क्या आप एक एक लाइन में बता सकती हैं कि आपकी अगर ये जीत हो रही है तो इसकी 3 वजहें क्या हैं? सबसे पहली वजह जो है वो है DMK के जो चीफ हैं डॉक्टर कलिंगर, क्योंकि उनका जो एक वोट बैंक है वो बिल्कुल सही है। दूसरा जो एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ पर प्लस है, जो हमारा DMK और कांग्रेस का अलायंस है। हमारे यहाँ जो TNCC के पार्टी लीडर हैं इलोंगोवन जी, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर पिछले 22 महीनों में यहाँ पर कांग्रेस की जो एक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट दी है, कांग्रेस जो लोग कह रहे थे कि सिर्फ 4.3% की उनकी वोट शेयर है, और जिस तरह से हमने पिछले 20-22 महीनों में डिफरेंस देखा है वो, और ऑफ कोर्स जो लोगों का भरोसा है
कि डीएमके कांग्रेस अलायंस 2006 और 2011 के बीच जिस तरह से इस स्टेट ने चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फार्मर्स का प्रॉब्लम हो या मतलब किसानों का प्रॉब्लम हो या गरीबों का प्रॉब्लम हो या एम्प्लॉयमेंट हो, ये सब रिजल्ट 2006 से 2011 के बीच हम देख चुके हैं। तो आई थिंक दीज आर द 3 मेन फैक्टर्स हमारा। सुधांशु त्रिवेदी जी, बीजेपी सिर्फ असम में जीत रही है, बाकी जगहों पर एक विस्तार नजर आ रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। देखिए, जहाँ तक ईमानदारी की बात है तो इन राज्यों में हमारी कोई प्रभावी स्थिति थी नहीं। तो जहाँ तक है कि असम के अतिरिक्त अन्य राज्यों में तो हमें सिर्फ अपनी शुरुआती उपस्थिति दर्ज करानी थी, यानी हमें बहुत एक प्रिमिटिव स्टेज में थे जो हम आने वाले समय में कुछ ना कुछ आगे विकास करने की उम्मीद कर सकते थे। हमारा जो मुख्य स्टेक था वो आसाम के अंदर ही था, जहाँ पर कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के दावे में थी और जैसा कि आपके एग्जिट पोल से दिखाई पड़ रहा है वो उससे ऐसा लग रहा है कि असम, जैसा हम लोगों की आशा भी थी कि असम की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना विचार देने का निर्णय लिया है। अन्य जगहों पे जैसे केरल में, अब केरल में आप देखिए कि हम लोगों ने नगर निगम में कुछ सफलता प्राप्त की थी, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हम अपनी कोई एक उपस्थिति दर्ज कराने में सफल होते नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी हमें उम्मीद है कि हम पहले के मुकाबले काफी बेहतर प्रदर्शन करेंगे और एक कहीं ना कहीं हमारी एक उपस्थिति प्रभावी रूप से दिखाई पड़ेगी। सुबीर भौमिक, हमको लगता है इन सब चीजों को मिलाइए। अब आप चूंकि बंगाल और असम भर नहीं देखिए, जब इशू पे मोदी गवर्नमेंट कुछ आगे नहीं बढ़ पाती है या जो संसद और सड़क पर जो संघर्ष हो रहा है, लेकिन जब एक इलेक्शन में जीत मिलती है तो इशू कम हो जाते हैं, इशू दरकिनार हो जाते हैं, साइडलाइन हो जाते हैं और ये चुनावी जीत आपको ऑक्सीजन दे देती है, ये मान लिया जाए? नहीं, ये हम नहीं मानते हैं, इसलिए कि असम में मोदी गवर्नमेंट ने जिस चीज पर चुनाव लड़ा कि घुसपैठ है बांग्लादेश से, आइडेंटिटी का इशू है, असमिया लोगों का आइडेंटिटी का सवाल है, ये असम में नई चीज नहीं है। 1979 से इसके ऊपर आंदोलन चल रहा है। कभी आंसू ने आंदोलन किया इस मुद्दे को, किसी वक्त अल्फा ने उठाया, बाद में अल्फा पीछे हट गए क्योंकि वो जाके बांग्लादेश में बेस बनाया और आज देखें तो अल्फा इसीलिए कहीं के नहीं रहे। तरुण गोगोई ने भी इसको एक इशू बनाया, इसलिए आप देखिए वो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन वगैरह, तो बीजेपी ने इसको उठाया। असम के लोगों में एक चीज गौरव गोगोई सही कह रहे थे कि असम का जो क्षेत्रीयवाद था कि साहब हमको कोई देखता नहीं है, हमारे लिए अपने लड़कों को, अब असमिया लोग ये कहते हैं कि हमारा लड़ा एको कोरिबो नुआ हिले, हमारा बच्चा लोग यानी कि प्रफुल्ल महंता, भृगु फुकन, जिन्होंने उतना बड़ा आंदोलन चलाया था और जो यूनिवर्सिटी से निकलकर सीधा दिसपुर में गद्दी संभाले थे, वो सब कहीं के नहीं रहे। तो वो जगह जो है वो वैक्यूम तो नहीं रह सकता, उसको बीजेपी ने अच्छी तरह से पकड़ा है। और इसमें सबसे बड़ा सफलता इसलिए हम सोनोवाल की बात बार बार इसलिए करते हैं, सोनोवाल कोई उत्तर भारत का आरएसएस का प्रचारक नहीं है जो नॉर्थ ईस्ट नहीं जानता है, वो असम का होम ग्रोन एजिटेशनल पॉलिटिक्स से उठकर आया हुआ, उभर कर आया हुआ एक शख्स है जो अपने स्टेट को अच्छी तरह से जानता है और जिसको ये अंदाजा है कि ये असमिया आइडेंटिटी का खेल जो है, असमिया आइडेंटिटी का जो पॉलिटिक्स है, इसको किस तरह से खेलना है, क्योंकि वो आंसू का भी प्रेसिडेंट रह चुका है, वो असम गण परिषद का भी बहुत बड़ा लीडर है। नेशनल पॉलिटिक्स में क्या असर पड़ेगा के बाद इस 5 चुनाव का अगर एग्जिट पोल इसी तरीके से आता है 19 तारीख को भी, तो क्या असर पड़ेगा? राजनीतिक दल हैं, लेकिन एक हिस्सा चेहरों का भी होता है और खासतौर से वो कौन से चेहरे हर राज्य में लोकप्रिय हैं। हमें लगता है इसको भी देख लीजिए, एग्जिट पोल में ये सवाल भी उठा था, राज्य दर राज्य उठा था, वो कौन कौन से चेहरे हैं जिसको लेकर माना जाए। सर्बानंद सोनोवाल 46% उनके हिस्से में, तरुण गोगोई उसके नीचे 31% के साथ, ये एक दूसरी स्थिति थी, और अजमल साहब सिर्फ 8% के साथ, प्रफुल्ल महंत 1% के साथ, और सर्बानंद को साथ 46%, यानी जो चेहरा रहता है वो पार्टी जीतती है, ये नजर लगातार आया है। दूसरी तरफ आइए बंगाल में देखिए बुद्धदेव भट्टाचार्य 10% के साथ है, बाबूलाल सुप्रियो 9%, अधीर चौधरी 3%। अब इस लकीर में ममता बनर्जी की तस्वीर नहीं आई है, लेकिन ममता बनर्जी की तस्वीर का ये बता दें कि वो 40% अभाव में है वो, बहरहाल यानी उनको इतना ज्यादा दे दिया। हाँ, 51% से ज्यादा है। हाँ, इसमें देखिए ममता बनर्जी के पक्ष में 65% है और बुद्धदेव 10% और
ये एक स्थिति है कि 65% के साथ ममता बनर्जी है। अब ये अलग अलग चेहरों के आश्रय का तमिलनाडु का भी हम दिखला देते हैं, कौन सा चेहरा सबसे पसंदीदा चेहरा किस रूप में जनता को लगता है। जयललिता देखिए यहाँ पर आगे है 38% के साथ, लेकिन उनकी पार्टी नीचे है। करुणानिधि 32% हैं, लेकिन उनकी पार्टी आगे है। ये अलग अलग। स्टालिन 13% है, यानी इस उम्र में भी। और केरल आखिरी एक हिस्सा हम आपको दिखलाते हैं जो चौथा राज्य है। अच्युतानंदन 35%, ओमैन चांडी 34%, विजयन 12% और बाकी सब नीचे हैं, एंटोनी, राजगोपाल और चेनीथला। अब यहाँ से सवाल, आखिरी सवाल खड़ा हो रहा है, राजनीति, भारत की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा। एक तरफ मोदी सरकार है, दूसरी तरफ राहुल गांधी है और तीसरी तरफ रीजनल फोर्सेस है। बहुत कम कम शब्दों में चाहेंगे श्रीनिवासन जी, क्या असर पड़ेगा भारतीय राजनीति पे अगर ये स्थिति आ जाती है 19 तारीख को भी? तो देखिए, कांग्रेस के लिए ये चुनाव बहुत जरूरी था और उनकी उम्मीद थी कि कम से कम वो कुछ अपना कर्तव्य जो है केरल पे दिखा पाए। कांग्रेस के लिए अच्छी स्थिति बनेगी? नहीं, यदि आपके पोल से तो लग रहा है कि कांग्रेस के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। रामचंद्र जी, मेरे ख्याल में ये एक ग्रेट रिससिटेशन है बीजेपी के लिए और खासकर मोदी साहब के लिए। ओके, 2015 में सफा हो गए थे, अब 2016 में अगर उनको ये भी नहीं मिलता नजर कि शायद हम सरकार बना लें, राहत है बीजेपी के लिए, मोदी कुछ राहत है और यूपी के लिए एक बहुत बड़ी उनकी एनकरेजमेंट है। मोदी साहब के लिए, अमित शाह के लिए ये बहुत मच नीडेड ऑक्सीजन हम कहेंगे, बड़ी टाइमली ऑक्सीजन है। और जहां तक रीजनल फोर्सेस का सवाल है, इसमें एक चीज जाहिर हो रहा है, भाजपा ने जो क्षेत्रीय दलों का जगह वहां पकड़ लिया, वो बंगाल में कोई पकड़ नहीं पकड़ पाया। बंगाल में एक मिनट, बड़ा लिमिटेड समय है। 2019 की बिसात बहुत मनोरंजक होने जा रही है। दूसरे मैं ये कहूंगा अभी 2 दिन इंतजार और कीजिए। संजय जी, बिल्कुल बीजेपी के लिए मच नीडेड ऑक्सीजन है, जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट भी कह रहे हैं। लेकिन अगर तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके गठबंधन की सरकार आ जाती है तो मुझे लगता है कांग्रेस को भी कुछ राहत मिलेगी। खुशबू, कांग्रेस के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं? कांग्रेस के साथ ही सिर्फ अच्छे दिन आते हैं और कांग्रेस के लिए जो डीएमके कांग्रेस की जो अलायंस जीतने वाली है तमिलनाडु में जिस तरह से सारे एग्जिट पोल्स बता रहे हैं, डेफिनेटली हम इसके बारे में सोच रहे थे और हमें कोशिश यही रही थी कि हम नंबर्स दिखाएं, हम आगे बढ़ें। एंड जो तमिलनाडु, जहाँ तक तमिलनाडु का सवाल होता है, लोग कह रहे थे कि कांग्रेस जो है कंप्लीटली वाइप्ड आउट, खत्म हो चुका है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है कि हम वापस आ रहे हैं और बहुत ही अच्छी तादाद के साथ हम वापस आ रहे हैं। सुधांशु जी, आखिरी कमेंट। ये बहुत बड़ा ऑक्सीजन है, राहत की बात है या कांग्रेस भी खड़ी हो रही है, मुश्किल है, क्या है? देखिए, इन राज्यों में अगर हम देखें तो असम को छोड़कर बाकी राज्यों में तो कांग्रेस और वामपंथियों का अधिक दांव स्टेक के ऊपर लगा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है तो पूर्वोत्तर में हम पहली बार सरकार बनाने जा रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में यह स्पष्ट हो रहा है कि देश के दूरवर्ती और उन क्षेत्रों में जहां हमारी उपस्थिति नहीं थी वहां भी हम प्रभावी रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करने जा रहे हैं। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि यह भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा साबित होगी। वैसे जो परिणाम आएंगे तो हमें उम्मीद है कि संभवतः इससे और नहीं, 19 को भी मिलेंगे आपसे। और ये एग्जिट पोल एक नजरिए के साथ है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार और अमित शाह के लिए ऑक्सीजन, कांग्रेस के लिए एक कदम आगे बढ़ने की स्थिति, क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर बड़ी पहचान ममता बनर्जी के साथ, और एग्जिट पोल। यही हम चर्चा खत्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इसके बाद हम आपको खेल से जुड़ी खबर दिखाते हैं।